हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आज हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे जो कि क्लास 10 का एक चैप्टर त्रिभुज के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज क्या होती है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज तीन रेखाखंड से बंद आकृति, तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। देख सकते हैं इस फिगर में तीन रेखाखंड है। ओके, और दो या दो से अधिक भुजा जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को बोलते हैं शीर्ष बिंदु। अर्थात त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु होंगे? तीन होंगे, एक ये और एक ये। और एक क्या बना? तीन कोण होते हैं। ओके, तो त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। ये इसका डिफिनीशन है। तीन भुजाओं से बंद बनी एक बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति है। बहुभुज का मतलब तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? बहुभुज। क्योंकि दो रेखाखंड से कोई भी बंद आकृति नहीं बनेगी। दो रेखाखंड है और उससे कोई भी बंद आकृति नहीं बना सकते हैं, इसलिए बहुभुज बनने के लिए कम से कम तीन रेखाखंड होना अति आवश्यक है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये बहुत ही आसान है, ये आपका त्रिभुज है। ओके, प्रकार ये बहुभुज हो गया क्योंकि तीन रेखाखंड इसमें है। तीन भुजाएं कौन कौन हो गया इसमें? तो एक AC, दूसरा BC और AB BC और AC। तीन क्या हो गए? भुजा हो गए। शीर्ष कौन कौन है? बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। और कौन तीन कौन कौन है? तो कौन A, कौन B और कौन C। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि सर्वांगसम आकृतियां कहते किसको हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं सेम शेप सेम साइज, अर्थात समान आकार और समान माप होनी चाहिए। किसकी? सर्वांगसम आकृतियां का। तो ये आपका डिफिनीशन है सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होते हैं। कुछ और फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? सर्वांगसम आकृतियां हैं। ये फिगर एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। ये फिगर क्या है? सर्वांगसम आकृतियां हैं। ये क्या हो गया? ये सब सर्वांगसम आकृतियां, क्योंकि इनका आकार और माप क्या है? बराबर है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी क्या है आपका? सर्वांगसम आकृतियां हैं ये सब। और एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्ड है, ये भी क्या है आपका? सर्वांगसम आकृतियां। हम लोगों ने डेली लाइफ में बहुत सारे सर्वांगसम आकृतियों का यूज करते हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं समरूप आकृतियां क्या होती है। तो फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्या है? समरूप आकृतियां हैं। ये सब क्या है? समरूप है। समरूप अर्थात इसका आकार समान होगा लेकिन माप समान होना आवश्यक नहीं है। ये और ये क्या है? समरूप आकृतियां हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ये सब क्या है? समरूप आकृतियां, क्योंकि सभी का आकार क्या है? त्रिभुज है, लेकिन माप सबका क्या है? अलग अलग है। ओके, अब जानते हैं इसका डिफिनीशन। यदि दो ज्यामितीय वस्तुओं का आकार समान हो तो उन्हें क्या बोला जाता है? समरूप कहा जाता है, अर्थात समरूप आकृतियां हैं ये सभी। कुछ फिगर यहाँ देख लेते हैं। ये क्या है आपका? समरूप आकृति है, क्योंकि इसका माप क्या है? अलग अलग है, लेकिन आकार क्या है? दोनों का सेम ही है। देखिए यहाँ पे ताजमहल, ये क्या है आपका? ये आपका समरूप आकृतियां हैं सब। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है? समरूप है। देखिए ये भी क्या है? समरूप आकृतियां हैं सभी। चलिए कंक्लूजन की ओर चलते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अर्थात सभी जो सर्वांगसम आकृतियां होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम आकृति का कंडीशन क्या है? समान आकार समान माप। जबकि समरूप आकृति का कंडीशन क्या है? समान आकार सिर्फ। इससे हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां में सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? समरूप होती हैं। ओके, यहाँ फिगर देखिए, इस सर्वांगसम का क्या है? साइन है। ओके, ये साइन, और ये जो साइन है वो किसका साइन है? समरूप का। सॉरी ये समरूप का साइन है और ये
सर्वांगसम का साइन है, जो कि क्लास 9 में हम लोग ने अध्ययन किया था। तो इस फिगर में क्या है, ये सब क्या है, समरूप है, क्योंकि आकार क्या है, समान है, लेकिन माप क्या है, सबका अलग अलग है। और एक फिगर क्या है यहाँ पे, सर्वांगसम आकृतियां हैं। अब हम लोग जानते हैं समरूप बहुभुज किसे कहते हैं। समरूप बहुभुज, तो समरूप बहुभुज का मतलब दो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे या बराबर हों, और दूसरे कंडीशन है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, अर्थात संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी समरूप होगा। अच्छा, इसे ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप होगा किसका, ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश का, अर्थात इससे पहले लिखें या इससे पहले लिखें, या इससे पहले लिखें या इससे पहले लिखें, कोई अंतर नहीं है समरूप में। यहाँ देखिए फिगर यहाँ पे है, ये चतुर्भुज है ए बी बी सी सी डी और ए डी, इसका छाया यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो समरूप होगा कब, जब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए का संगत कोण क्या है, ए डैश, एंगल बी अर्थात कोण बी का संगत कोण कोण बी डैश है, कोण सी का संगत कोण कोण सी डैश है, और कोण डी का संगत कोण कोण डी डैश है। और संगत भुजा का एक ही अनुपात में होना, इसका मतलब होता है कि ए बी और इधर है बाय ए डैश बी डैश, यहाँ पे देखिए ए बी बाय ए डैश बी डैश बराबर होगा बी सी बाय बी डैश सी डैश, सी डी बाय सी डैश डी डैश एंड डी ए बाय डी डैश ए डैश। तब हम लोग बोलेंगे कि इसका अनुपात क्या है, एक ही है, सबका अनुपात क्या है, एक है, मतलब इक्वल है। और संगत कोण बराबर हो, इसका मतलब हुआ कि ए किसका बराबर होगा, ए डैश का, बी एंगल बी किसके बराबर होगा, तो एंगल बी डैश का, एंगल सी किसके बराबर होगा, तो एंगल सी डैश का, एंगल डी किसके बराबर, तो एंगल डी डैश का। तो इसे बोला जाता है समरूप बहुभुज। ओके, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है भरना, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब कोई भी वृत्त बना ली, छोटा या बड़ा किसी टाइप से वृत्त बना, लेकिन वो क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसे अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो। ये भी सिंपल सा है, बहुभुज समरूप बहुभुज का डिफिनीशन टाइप से ये भी है, संगत कोण क्या होना चाहिए, वहाँ पे बहुभुज था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ त्रिभुज है। दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। और एक यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ओके, अगर संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समान कोणिक त्रिभुज, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स। ओके, अभी फिगर में हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर है, यहाँ दो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ। तो संगत कोण, कोण ए का संगत कोण कौन सा होगा, कोण डी, कोण बी का संगत कोण कोण ई, और कोण सी का संगत कोण कोण एफ। और एक ही अनुपात में भुजा अर्थात ए बी बाय डी ई, बी सी बाय ई एफ और ए सी बाय डी एफ, ये क्या हो गया आपका, संगत भुजा का एक ही अनुपात में होना। तो यहाँ पे देखिए संगत कोण क्या होगा, इक्वल होगा, और संगत भुजा का एक ही अनुपात में होने का मतलब ए बी बाय डी इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू डी ए बाय एफ डी, सॉरी सी ए बाय एफ डी। ओके, त्रिभुज की समरूपता को त्रिभुज ए बी सी, ये साइन है किसका, समरूपता का। ओके, इस साइन को आप लोग लिख लीजिएगा, ये साइन किसका है, तो समरूपता का है। और पढ़ते कैसे, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का, ये साइन किसका है, तो समरूपता का। इस साइन को जूम करके हम दिखाते हैं, देखिए ये साइन किसका है, समरूपता का। ओके,
तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट थ्योरम की ओर चलेंगे जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। इस थ्योरम का क्या नाम है? थेल्स प्रमेय। क्या है स्टेटमेंट इसका? प्रमेय का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट या कथन जिसको साबित किया जाता है अर्थात प्रूफ किया जाता है, तब वो क्या कहलाता है? प्रमेय। और अगर कोई स्टेटमेंट जिसको प्रूफ नहीं करते हैं तो उसे बोलते हैं परिभाषा, डिफिनीशन। तो ये डिफिनीशन नहीं है, क्या है? प्रमेय है। तो प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। एक त्रिभुज है, एक भुजा का समांतर एक रेखा खींचते हैं हम लोग, ए बी सी। क्या है? एक त्रिभुज है। एक भुजा के समांतर सर बी सी के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो कि क्या है? डी और ई है। तो इस प्रमेय का कहना है कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करेगा? विभाजित करेगा। अर्थात ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी जो कि इक्वल होगा ए ई बाय ई सी का। ओके, ए ई बाय ई सी का। ए किनका कहना है? थेल्स का। तो इसे हम लोग देखते हैं अब। ठीक, इफ ए line is drawn parallel to one side of a triangle, the other two sides are divided in the same ratio। एक ही अनुपात में क्या होगा? विभाजित होगा। विशेष प्रतिज्ञा या जो दिया रहता है क्वेश्चन में या जो प्रमेय में दिया रहता है उसे बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा। तो मान ले यहाँ पे माना गया, एक फिगर बनाया गया है। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है? एक ए बी सी त्रिभुज है। तो मान ले ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर डी खींचा गया। इसमें BC के समांतर कौन सा रेखा लिया गया? ये BC और इसका समांतर D लिया गया है। ठीक, और क्या किया गया कि AC AB और AC को क्रमशः D और E पे क्या मिला दिया गया है? देखिए D एक मिला दिया, D AB को कहाँ मिल रहा है? D पे, और AC कहाँ मिल रहा है? E पे। ओके, तो हमें क्या सिद्ध करना है? AD बाय DB, AD बाय DB या BD दोनों क्या है? सेम है। AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ओके, अब हम लोग चलते यहाँ पे एक रचना करते हैं। क्या रचना किया गया है? इस लाइन को देखिए जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है। किस पे है? एडी पे। अर्थात EN जो लाइन है वो किस पे परपेंडिकुलर है? AB पे। और एक DM यहाँ पे देखिए, DM फिर से फिगर को हम जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए एक DM लाइन है जो किस पे परपेंडिकुलर है? AC पे। ओके, अब हम कुछ एक पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं जो कि आप लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किया होगा। एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे। एक त्रिभुज है ABCDE। ये जो त्रिभुज है एक त्रिभुज है ABC जिसका ऊंचाई क्या है? हाइट AC है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABD का त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2, यहाँ पे बेस क्या है? ABD जब लेंगे तो ये इसका बेस हो जाएगा। तो 1/2 ABD हो गया और हाइट क्या हो गया इसका? AC। ओके, और अगर त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DCE निकालना हो, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका? एरिया ऑफ त्रिभुज D, फिर इस फिगर को बनाते हैं हम। ABC, ये D और ये E है। ओके, हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का। तो क्या हो जाएगा? 1/2, यहाँ पे बेस क्या है? DE है। बेस क्या है आपका? D है। लेकिन हाइट क्या हो जाएगा? AC ही इसका क्या होगा? हाइट होगा, अर्थात ऊंचाई होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं इस फिगर में। तो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे
ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, ADE का क्षेत्रफल 1/2, इसका बेस क्या है, AD है, हाइट क्या है, EN है। ओके, यहाँ पे लिखा गया ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ओके, अब चलते हैं त्रिभुज DBE का, DBE त्रिभुज का। इसमें हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपका होगा EN, लेकिन आधार क्या हो जाएगा, बेस BD। तो यहाँ पे लिखा गया है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 DB इंटू EN, बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। अब हम लोग इसको क्या लिखते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 या 1/2 AD इंटू EN AB इंटू ए। ओके, अब यहाँ कैंसलेशन लॉ का यूज करेंगे, 1/2 से 1/2 EN क्या बचा मेरे पास, AD/D। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एक 1/2 AE इंटू DM। इस फिगर में देखिए, एक फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने बेस AD माना था और हाइट EN माना था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बेस मानेंगे AE। क्या मानेंगे, बेस AE। बेस आपका हो जाएगा AE और हाइट क्या हो जाएगा, DM। ओके, और सेकेंड फिगर में हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ DEC का, जिसमें बेस क्या हो जाएगा EC, लेकिन हाइट क्या हो जाएगा, DM। ओके, अब चलते हैं हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ADE का त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 AE इंटू DM, और DEC का क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल तो 1/2 EC इंटू DM। फिर उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, 1/2 AE इंटू DM और 1/2 EC इंटू DM। कैंसलेशन लॉ यहाँ पे यूज होगा और DM कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, AE/EC। और हम लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच अगर दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिगर में देखिए DE जो है ना, जो D है वो पैरेलल किसका है, BC का। और यहाँ पे त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC में आधार क्या है, BC, और दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच क्या है, स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों का एरिया क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। कौन कौन का, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा त्रिभुज DEC का। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इस फिगर में देखिए जहाँ पे DEC है और हम लोगों ने अभी देखा DBE का क्षेत्रफल इक्वल हो जाता है त्रिभुज DEC का। ओके, तो जहाँ पे DEC लिखा है वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, त्रिभुज DBE। ओके, जहाँ पे लिखा हुआ है DEC वहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, त्रिभुज DBE, जो कि यहाँ लिखा गया है। अब हम लोग 1 और 2 को देखते हैं। ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग काट के क्या लिख देते हैं, त्रिभुज DBE। ओके, इसी का क्षेत्रफल। अभी LHS और इस इक्वेशन 2 का LHS दोनों क्या इक्वल है, इसका मतलब RHS भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, जो कि यहाँ लिखा गया है AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ओके, आशा करते हैं कि आप सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।